हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टैंडर्ड में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करें दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। और ज्योग्राफी में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप लोगों के बीच में आए हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और पेपर की दृष्टि में जो प्रश्न आपके A1 क्लास के प्रश्न होते हैं, यानी A1 नंबर के प्रश्न होते हैं, वो आपको यहाँ पे हम आप समझाने का और पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जो प्रश्न है इसमें क्या आपके प्रश्न में कौन से प्रश्न आए हुए हैं और आप में आने की संभावनाएं कितने % हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के जो बेल आइकन बटन है उसको आप प्रेस कर दीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे जैसे आपका जो ये प्रश्न है, प्रश्न में आपका आता है, इसमें बताया गया है कि जलवायु के वर्गीकरण के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए और मनुष्य एवं पर्यावरण के एवं उसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो जलवायु का वर्गीकरण का मतलब होता है कि जलवायु का विभेद, यानी कि कितने भागों में बांटा गया है। वर्गीकरण का मतलब होता है कि विभाजित करना। जलवायु के वर्गीकरण के प्रमुख आधार, इसके कौन कौन से आधार हैं और मनुष्य एवं पर्यावरण के में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका दोनों को आपको यहाँ पे बताना होगा। तो दोस्तों, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आएगा और आपके पेपर की दृष्टि से ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब आपका आता है इसमें लिखेंगे जलवायु के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। जलवायु का वर्गीकरण का जो मूल आधार है वो क्या है, जो जलवायु का वर्गीकरण हुआ है, इसमें आप लिखेंगे कि जलवायु के विभिन्न आंकड़ों का संग्रह, जलवायु के विभिन्न आंकड़ों का संग्रह करके उन्हें क्रमबद्ध रूप से गठित करना, उनकी व्याख्या करना तथा प्राप्त निष्कर्षों पर उनके क्षेत्रीय विन्यास या वितरण को स्पष्ट करना। जलवायु का मतलब आप जानते हैं दोस्तों कि मौसम की मार, आप लोग जानते हैं मौसम की मार, यानी कि मौसम की जो प्रतिबद्धता होती है, मौसम की जो एक रूपांतरण होता है, उसी को जलवायु कहते हैं। जलवायु का मतलब होता है दोस्तों कि किसी स्थान का जहाँ जो मौसम होता है, वहाँ की जो वातावरण होता है, उसी के आधार को हम जलवायु कहते हैं। जलवायु में आप लोग को जैसे मौसम कहीं की गर्म होता है, कहीं बारिश होती है, कहीं ठंडा होता है, कभी गर्म होता है, तो इसी को हम जलवायु कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग आगे आता है आपका कि उनके क्षेत्रीय विन्यास या वितरण को स्पष्ट करना ही जलवायु को वर्गीकरण कहलाता है। यानी कि जलवायु के विभिन्न आंकड़ों का संग्रह करके उन्हें क्रमबद्ध रूप से गठित करना, क्रमबद्ध मतलब होता है एक सटीक रूप से, उनकी व्याख्या करना, यानी उनका पूर्ण रूप से व्याख्या करना तथा प्राप्त निष्कर्षों पर उनके क्षेत्रीय विन्यास या वितरण को स्पष्ट करना ही जलवायु वर्गीकरण कहलाता है। कोई भी जलवायु वर्गीकरण अपने आप से पूर्ण नहीं हो सकता है जब तक उसमें हस्तक्षेप न किया जाए, इसलिए सामान्यीकृत वर्गीकरण किए जाते हैं। मेंक हाउस जी ने कहा है जलवायु के बारे में कि जलवायु का प्रादेशिक वर्गीकरण वास्तव में सुविधा का वर्गीकरण है। क्या है दोस्तों? सुविधा का वर्गीकरण है। जलवायु प्रदेश एक ऐसा भूभाग होता है जिससे जलवायु के विभिन्न तत्वों की समांगता या समरूपता पाई जाती है। यद्यपि स्थान परिवर्तन व समय परिवर्तन से ही जलवायु तत्वों में अंतर आ जाता है, किंतु यहाँ समरूपता से अभिप्राय मोटे तौर पर समानता से है। जलवायु के अलग अलग तत्वों का आधार मानकर भी जलवायु का वर्गीकरण किया गया है। जैसे तापमान, आप लोग को पता है, वर्षा ही, जल स्थल, वितरण पौने, यानी कि जो हवाएं होती हैं आदि के आधार पर। जैसे अब हम पढ़ेंगे इसमें तापमान के आधार पर। तापमान के आधार पर क्या क्या चीज़ें होती हैं? तापमान के आधार पर जलवायु का नियंत्रक है और अतः यह जलवायु का वर्गीकरण का प्रमुख आधार है। ताप के आधार पर जो भूपृष्ठ है, यानी कि भूपृष्ठ का मतलब होता है दोस्तों, यानी कि भूमि की अगली पड़ाव, यानी कि भूमि का अगला पड़ाव के मुख्यतः 3 कड़बंधों में पाया गया है। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर आपका आता है दोस्तों
उष्णकटिबंधीय, सेकंड आता है शीतोष्णकटिबंधीय और थर्ड नंबर आता है शीत कटिबंध। अब उष्णकटिबंध में यह कर्क रेखा में मकर रेखा के मध्य स्थित है, यानी कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच में स्थित होते हैं। शीतोष्णकटिबंध होते हैं ये दोनों गोलार्ध जो 23.5 अंश का होता है और 66.5 अंश का के मध्य में स्थित होता है, ये जो शीतोष्णकटिबंध होता है। उष्णकटिबंध कहाँ कर्क और मकर रेखा के बीच होता है, और शीतोष्णकटिबंध होता है जो 23 अंश जो गोलार्ध होता है, एक तो 23 अंश का होता है और दूसरा 66 अंश का होता है। तो ये 23 और 66 के मध्य जो होता है वो आपको शीतोष्ण कटिबंध होता है। और जो थर्ड आता है शीत कटिबंध होता है वो शीतोष्ण कटिबंध से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों तक फैला क्षेत्र है, तो इसे हम कहते हैं तापमान के आधार पर। सेकंड अब आता है पवनों के आधार पर यानी हवाओं के आधार पर। इसमें अमेरिकी भूगोलवेत्ता डेविस जी ने प्रचलित पवनों के आधार पर पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा है। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर उष्ण कटिबंध, सेकेंड नंबर शीतोष्ण कटिबंध और थर्ड शीत कटिबंध। इन्होंने भी 3 कटिबंध में बांटा हुआ है। कौन पवन के आधार पे? इसमें बताया है कि शांत यानी उष्ण कटिबंध में कि शांत पवनों की पेटियों वाला क्षेत्र जहाँ संवहनिक पवनें चलती हैं। संवहनिक पवनें का मतलब होता है दोस्तों जो एक साइड से चलती होने कि वो मंद मंद हवाएं के रूप में चलती हैं। थर्ड नंबर आता है, सेकंड नंबर शीतोष्ण कटिबंध। इसमें आता है कि पछुओं पवनों के क्षेत्र होते हैं, यानी कि पछुआ मतलब होता है जो पूर्व की हवा पश्चिम की ओर बहे। मान लीजिए पूर्व क्षेत्र है, यहाँ से हवा चलती है डायरेक्ट, जैसे यहाँ ये पूर्व हो गया यानी ईस्ट और वेस्ट, यानी कि जो ईस्ट की हवाएं हैं वो वेस्ट की तरफ जा रही हैं, तो इसे हम पछुआ कहते हैं। शीत कटिबंध आती है वह क्षेत्र जहाँ ध्रुवीय पवनें चले। ध्रुवीय पवनें का मतलब होता है ध्रुवीय क्षेत्र की पवनें जो चलती हैं, यानी कि कुछ गर्में होती हैं, कभी शीत ठंडी चलती है, तो इस तरीके से भी ये पवनें होती हैं। फिर आता है वर्षा के आधार पर ब्लेयर ने, यानी कि अब पोर्ट ब्लेयर की बात यहाँ पे किया जाए कि ब्लेयर ने वर्षा के आधार पर 5 वायु प्रदेश माने हैं, यानी कि पोर्ट ब्लेयर जो ब्लेयर जी हैं उनके आधार पर ये 5 प्रमुख प्रदेश माने हैं। कौन कौन से हैं वायु प्रदेश? फर्स्ट नंबर है शुष्क, सेकंड नंबर है अर्धशुष्क, थर्ड नंबर है अर्धशुष्क और फोर्थ नंबर है आर्द्र और 5 नंबर है अति आर्द्र। जैसे अब शुष्क में आता है कि 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा का क्षेत्र होता है, जो 25 सेंटीमीटर में उसे शुष्क कहते हैं। सेकंड नंबर अर्धशुष्क में आता है 25 से 50 सेंटीमीटर वाले वर्षा का क्षेत्र होता है। थर्ड नंबर अर्धशुष्क में आता है 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र होता है। फिर आता है आर्द्र में आता है कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र, और अति आर्द्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र। तो ये बातें हैं वर्षा के आधार पर। अब आता है समुद्र से दूरी के आधार पर वर्गीकरण। इसमें है कि समुद्र से दूरी तथा समुद्र तल से ऊंचाई का जलवायु पर, इसमें आपको लिखेंगे आता है कि जलवायु पे विशेष प्रभाव पड़ता है और इस आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर है समुद्री जलवायु, सेकंड नंबर है महाद्वीपीय जलवायु और थर्ड नंबर है पर्वतीय जलवायु। अब समुद्री जलवायु में है कि समुद्र से घिरे हुए भागों में सागरीय या सम जलवायु पाई जाती हैं और महासागरों के तटीय भागों में यही जलवायु पाई जाती है। सेकंड नंबर है महाद्वीपीय जलवायु में है कि समुद्र से दूर स्थित प्रदेशों में तापांतर बहुत अधिक पाए जाते हैं तथा बहुत शुष्कता रहती है। थर्ड नंबर आता है पर्वतीय जलवायु में कि उच्च पठारियों पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। फिर आता है वनस्पति के आधार पर इसमें आता है दोस्तों कि चूंकि किसी स्थान या प्रदेश की वनस्पति वहाँ की जलवायु दशाओं का प्रतिफल है, अतः अनेक विद्वानों ने जलवायु एवं वनस्पति के संबंधों का ध्यान में रखते हुए जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं। इस आधार पर किए गए वर्गीकरण को काफ़ी मान्यता मिली है और इसमें कोपेन, थर्नबेट व मिलर के वर्गीकरण उल्लेखनीय है। अब आता है मनुष्य एवं पर्यावरण पर प्रभाव क्या है? इसमें प्रोफेसर हंटिंगटन महोदय जी के अनुसार बताया गया है कि मानव पर प्रभाव डालने वाले पर्यावरण के तत्वों में से जलवायु का सर्वोच्च प्राप्त स्थान है, और यह इसलिए नहीं है कि वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बल्कि वह सबसे
अधिक भौतिक प्रभाव वाला होता है। किसी भी भूभाग में वायुमंडल की दशा, तापमान, वर्षा, नमी, वायुदाब एवं वायु की दशा के वार्षिक औसत को जलवायु कहा जाता है। रसल स्थिम महोदय जी के अनुसार बताया गया कि सभ्यता साधारणता जलवायु संबंधी कठिनाइयों के कारण ही उत्पन्न होती हैं। जलवायु के विभिन्न तत्वों का प्रभाव संपूर्ण जैव एवं अजैव जगत के विकास पर अनेक प्रकार से पड़ता है। मानव के जीवन यापन के प्राथमिक एवं विविध साधन जैसे आखेट, वस्तु संग्रह, पशुपालन, कृषि, विकसित तकनीक की विशिष्ट कृषि पद्धति, खनिज संसाधन, विदोहन एवं औद्योगिक विकास पर जलवायु का प्रभाव सुस्पष्ट दिखाई देता है। मानव के विधि क्रियाकलापों एवं स्वयं मानव की शारीरिक एवं मानसिक रचना पर इसका प्रभाव निम्न वर्णनों से सुस्पष्ट होता है। फिर आता है फर्स्ट नंबर, जलवायु एवं मानव का शारीरिक व मानसिक विकास। इसमें आता है मानव की चमड़ी का रंग, शरीर के विविध अंगों एवं अवयवों का विकास अर्थात उसकी रचना पर जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ता है। और इसी भांति मानव मस्तिष्क की क्षमता एवं मानसिक शक्ति के न्यूनाधिक विकास पर जलवायु का विशेष प्रभाव पड़ता है। शारीरिक कार्यों के लिए 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान विशेष उपयुक्त माना गया है। परिवर्तनशील मौसम की दशा स्फूर्ति प्रदान करती हैं। विषुवतीय रेखा अफ्रीका दलदली दशा के कारण बीमारियों का घर माना जाता है और यहाँ के गिनी तट को अंग्रेजी की कब्र कहा जाता है। सेकेंड नंबर आता है जलवायु और भवन निर्माण एवं बस्तियाँ। जलवायु का भवन निर्माण सामग्री की उपलब्धता, भवनों के प्रकार व बस्ती के स्वरूप एवं उपलब्ध सुविधाओं पर बहुत निकट से प्रभाव दिखाई देता है और इसी कारण विश्व के विभिन्न भागों से विभिन्न आकार एवं सामग्री के भवन दिखाई देते हैं। अत्यंत ठंडे भागों में लकड़ी या ठोस भर के घन बनाकर भीतर और पशुओं को खाले लगा देती हैं, जिसमें वह गर्म दक्षिण राजस्थान व मध्य प्रदेश में बांस की झोपड़ी विशेष महत्वपूर्ण है और उस प्रदेश में बस्तियां मध्यम दूरी पर व छोटी होती हैं और शीतोष्ण प्रदेश में बस्तियां अपेक्षाकृत दूर किंतु नगरीय रहती हैं। जल उपलब्धता, भूमि का स्वरूप एवं संस्कृति विकास का प्रभाव भी बस्तियों के स्वरूप एवं भवन निर्माण सामग्री पर स्पष्ट दिखाई देता है। थर्ड नंबर आता है दोस्तों जलवायु एवं रहन सहन। अब जनसंख्या के वितरण एवं रहन सहन के स्तर दोनों पर जलवायु का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जो जलवायु का रहन सहन है, ठंडे प्रदेशों में चर्बी वाले भोजन, मांस, मछली, मक्खन, शराब पीना उनकी अनिवार्यता मानी जाती है। उष्ण देशों में वस्त्र ढीले, महीन व हल्के चाहिए। ठंडे प्रदेशों में ऊनी पर वाले एवं चमड़े के तंग व चुस्त वस्त्र चाहिए। फिर आता है फोर्थ नंबर जलवायु और कृषि पद्धति। कृषि प्रदेश विशेष में कौन कौन सी फसलें को उत्पन्न की जाती है, साल में कितनी फसलें ली जा सकती हैं और कृषि कार्य का क्या स्वस्थ हो यानी कि इसमें स्वस्थ होता है और यह सब वहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है। जिन प्रदेशों का गर्म या शीतोष्ण तथा नम होती हैं वहाँ कृषि के लिए अनुकूल वातावरण होता है और जहाँ वर्षा साधारण होती है वहाँ सिंचाई के द्वारा खेती की जाती है या शुष्क फसलें उगाई जाती हैं। विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न फसलों का उत्पादन वहाँ की जलवायु के ही देन है। अब आता है 5 नंबर है जलवायु और खनिज संपदा का विदोहन। जलवायु ही मनुष्य को साधन संपन्न बनाती है। खनिज संपत्ति का समुचित विदोहन जलवायु की अनुकूलता पर निर्भर है और प्रायः कूल जलवायु वाले प्रदेशों में भूगर्भ में छिपी विभिन्न खनिज संपदा का पता लगाना कठिन कार्य होता है और विश्व के अधिकांश भागों और औद्योगिक प्रदेशों अथवा विकासोन्मुख देशों की जलवायु खनिज संपत्ति के विदोहन से बाधक नहीं है। फिर आता है 6 नंबर जलवायु और उद्योग। जलवायु का प्रभाव मानव के उद्योग पर भी पड़ता है और शीतोष्ण व विशेष ठंडी जलवायु में मछलियाँ और बालदार पशुओं का शिकार करना तथा लकड़ी काटना ही मुख्य उद्यम होता है। कुछ विशेष उद्योगों के लिए उपयुक्त जलवायु की
आवश्यकता पड़ती है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। सिनेमा व्यवसाय के लिए अच्छी स्वच्छ आकाश, उज्ज्वल प्रकाश तथा तेज रूप की आवश्यकता होती है, जिसमें कि फोटो साफ आ सके। इस प्रकार अनेक प्रकार के उद्योगों का स्थानीयकरण जलवायु पर ही निर्भर करता है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक रहेगा और अगली वीडियो में हम आपके साथ कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।